दोस्तों नमस्कार। टी.एस. इलियट की पोएम द वेस्टलैंड के लास्ट सेक्शन का यह सेकंड पार्ट है। दी व्हाट दिस थंडर सेड जो लास्ट सेक्शन है उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम एक वीडियो में पहला पार्ट बना चुके हैं, जिसमें इससे पहले वाली जो लाइंस है इस पार्ट की वो हमने कवर करी है बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा। आप जा कर के पूरी जो वीडियोज़ हैं सभी पार्ट्स की वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो देखिए और उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो इसके पिछले पार्ट में हमने बात करी थी कि जो पोइट है टी.एस. इलियट वो वेस्टलैंड के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पर जो ड्राइनेस है, जो स्पिरिचुअल ड्राइनेस है उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद में हमने ये जो फर्स्ट सीन था, इस सेक्शन का फर्स्ट सीन जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था, वहाँ का सीन से लेकर के और पोइट ने डिस्क्राइब किया था पूरा जो वेस्टलैंड की जो स्पिरिचुअल ड्राइनेस है वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तो उससे आगे हम शुरू करते हैं। ये जो सीन है वो सीन यहाँ से चेंज हो चुका है और इस सीन में दो डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट क्राइस्ट के दो डिसाइपल्स जो है वो निकले हुए हैं और वो जीसस की रीबर्थ को खोजने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप ऐसा मान सकते हैं कि टी.एस. इलियट एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं। हालांकि पहले के पार्ट में उन्होंने कहा है कि जो वेस्टलैंड है वहाँ पर बिल्कुल स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ इस सीन से वो थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी को ज़िंदा रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ज़िंदा रहे, लेकिन वो भी पूरी तरीके से इस चीज़ में सक्षम नहीं है। वो कैसे नहीं है हम देखते हैं। देखिए, हु इज़ द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू। सेकेंड, हु इज़ द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू। वो कौन है तीसरा आदमी जो तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारे बगल में चल रहा है। यहाँ सीन ऐसा है कि दो डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, और उनमें से एक को कोई तीसरा बंदा दिख रहा है। तो वो अपने पहले साथी को पूछ रहा है कि ये जो तीसरा बंदा है वो कौन है जो तुम्हारे बगल में चल रहा है। व्हेन आई काउंट, जब मैं काउंट करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट ने इंडिकेट करने की कोशिश की है कि काउंट करने की कोशिश तो हो रही है। काउंट करने की कोशिश मतलब स्पिरिचुअलिटी को, गॉड को पहचानने की कोशिश तो की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ तो हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। देर आर ओनली यू एंड आई टुगेदर। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो हम दोनों को ही पाता हूँ, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश नाकाम है, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देर आर ओनली यू एंड आई टुगेदर। तो वो जो शिष्य है वो पहले से पूछता है दूसरे वाला कि ये तीसरा कौन है तुम्हारे साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं काउंट करता हूँ तो हम दो ही हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। बट वेन आई लुक अहेड, लेकिन जैसे ही मैं आगे देखता हूँ द वाइट रोड, रोड के मतलब सामने की तरफ जब मैं देखता हूँ, देर इज़ ऑलवेज अनोदर वन वॉकिंग बिसाइड यू। वहाँ एक तीसरा बंदा हमेशा मुझे दिखाई देता है जो कि अपने साथ में चल रहा है, तुम्हारे बगल में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर पोइट ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के कॉन्शियस माइंड में जो है वो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो चुकी है, अनकॉन्शियस माइंड में तो अभी भी जिंदा है, जिसको वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें अभी भी स्पिरिचुअल जो गॉड के प्रति फेथ है वो जिंदा है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो जिंदा है, लेकिन वो उस चीज़ को बाहर नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग रेप्ट इन ब्राउन मेंटल हुडेड, आई डू नॉट नो वेदर ए मैन और वुमेन। देखिए, यहाँ पर पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको शुरू से देखते हैं। बट व्हेन आई लुक अहेड अप द वाइट रोड, जब मैं वाइट रोड पे सामने की तरफ देखता हूँ, देर इज़ ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू। तो हमेशा कोई ना कोई तुम्हारे साथ में मेरे को वॉक करता हुआ दिखाई देता है, जो कि अब उसका अपीयरेंस कैसा है, ग्लाइडिंग रैप्ड इन ए ब्राउन मेंटल, जो कि एक ब्राउन मेंटल में बिल्कुल लिपटा हुआ है। हुडेड, जो हुडेड है उसने जैसे हुडी होती है वैसे कुछ ऐसे अपने मुंह को ढक करके कुछ पूरा चोगा सा पहना हुआ है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ए मैन और वुमेन, मतलब वो इतना भी विजिबल नहीं है उन हुड्स में, उस कपड़ों में, कि वो
मैन है या वुमेन है मैं ये भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना है कि कुछ देख पा रहा हूँ कि एक तीसरा बंदा भी हमारे साथ चल रहा है। बट हु इज़ दैट वन, हु इज़ दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, लेकिन वो है कौन। यहाँ पर ये जो डिसाइपल्स हैं उनके माध्यम से टी.एस. इलियट कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं कि वो उस चीज़ को पहचान ले, उस गॉड को पहचान ले। हालांकि वो उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो खुद जो गॉड है, जीसस क्राइस्ट के बारे में ये जो तीसरे बंदा है उसको जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा गया है कि वो हमेशा इनके साथ में है लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज़ दैट साउंड हाई इन द एयर। अब ये जो सीन है वो वर्ल्ड वॉर का सीन दिखाया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये बात की गई है। व्हाट इज़ दैट साउंड हाई इन द एयर, ये कौन सा साउंड है, ये कैसा साउंड है हवा में। मर्मर ऑफ मेटरनल लेमेंटेशन। देखिए मेटरनल लेमेंटेशन का मतलब होता है मातृत्व विलाप। विलाप मतलब एक तरीके से किसी को खोने पर रोना, है ना। और मेटरनल का मतलब होता है माँ का, ठीक है। तो मर्मर ऑफ मेटरनल लेमेंटेशन, ये मेटरनल लेमेंटेशन का मर्मर है, बुदबुदाहट है, ठीक है। यानी कुछ माएँ हैं वो अपने सन्स को खोने पे रो रही है, विलाप कर रही है, ये उसका साउंड है। हु आर दोज हु डेड होर्ड्स स्वामिंग। अब देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सीन यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ लोग जैसे मान लीजिए युद्ध में बेघर हो गए थे, उनकी ये बात हो रही है कि हु आर दोज, जो वो कौन है, हुडेड हॉर्स, जो जिन्होंने खुद हुडेड कपड़े पहन रखे हैं, जिन्होंने चोगे से पहन रखे हैं, अपने मुंह के ऊपर भी कपड़ा डाल रखा है। स्वामिंग, स्वामिंग का मतलब एक तरीके से आप जैसे मक्खियों के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कौन है जो यहाँ इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, स्वामिंग, ठीक है। ओवर एंडलेस प्लेन्स, इन एंडलेस प्लेन्स पे ये कौन लोग हैं जो इधर उधर हो रहे हैं, यहाँ पर भीड़ इन्होंने इकट्ठी कर रखी है, कौन है वो। स्टम्बलिंग, वो स्टम्बल कर रहे हैं। इन क्रैक्ड अर्थ, इस क्रैक्ड अर्थ में जो जो अर्थ है वो क्रैक्ड, मतलब कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ है उससे इस अर्थ में क्रैक आ चुके हैं। इस क्रैक्ड अर्थ में कौन है ये जो लोग, भीड़ है, ये भीड़ कैसी है जो यहाँ पर स्टम्बल कर रही है। रिंग्ड बाय द फ्लैट होराइजन ओनली, और ये जो भीड़ है ये रिंग्ड बाय द फ्लैट होराइजन ओनली। देखिए यहाँ पर फ्लैट होराइजन का अपन दो तरीके से मतलब निकाल सकते हैं कि रिंग्ड मतलब ये घिरे हुए हैं, ठीक है, बाय द फ्लैट होराइजन ओनली। ये जो लोग हैं वो मात्र फ्लैट होराइजन से घिरे हुए हैं। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है, फ्लैट होराइजन का मतलब एक तो होता है सीमित ज्ञान, ठीक है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर हो सकता है पॉइंट ये कहना चाह रहे हो कि ये जो सारे लोग हैं उनका ज्ञान जो है, बिल्कुल नॉलेज जो है वो एक बिल्कुल लिमिटेड है। ये फ्लैट बाई रिंग्ड बाई फ्लैट होराइजन ओनली, मतलब ये सीमित ज्ञान से घिरे हुए हैं। मतलब इनका नॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेघर है लोग हैं उनके बारे में पोइट ने जो कमेंट किया हो कि ये जो लोग हैं वो क्रैक्ड अर्थ पे जो भीड़ है वो भीड़ रिंग्ड बाय द फ्लैट होराइजन ओनली। अब इनके पास क्या है, घर नहीं है, वो केवल फ्लैट होराइजन, होराइजन का मतलब होता है क्षितिज। जैसे हमें आपको पता ही होगा कि धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा है पोइट कि ये जो लोग हैं, ये जो भीड़ है, जो वर्ल्ड वॉर में जो बेघर हो गए हैं, वो अब केवल होराइजन से ही घिरे हुए हैं। इनके पास में इनका रहने का और कुछ ठिकाना नहीं है, इनके लिए कोई छत नहीं है। अब इनके छत कौन है, केवल ये जो होराइजन है वही इसकी दीवारें हैं और आकाश इनकी छत है। ये कहना मतलब यहाँ पर इसके दो मतलब हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द सिटी ओवर द माउंटेन्स, वो कैसी सिटी है। ओवर द माउंटेन्स मतलब पहाड़ों के ऊपर से जो सिटी दिखाई दे रही है वो कैसी सिटी है, कौन सी सिटी है। क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स आर ब्रश्ड इन द वॉयलेट एयर, और ये जो क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स है वो बस्ट कर रहे हैं वॉयलेट एयर में। वॉयलेट एयर यहाँ हमने आपने देखा होगा, जो पिछला सेक्शन हमने किया था उसमें जो टाइपिस्ट गर्ल की हमने बात की थी, उस टाइम भी पोइट ने वॉयलेट एयर, वॉयलेट लाइट की बात करी थी।
ठीक है, तो वहाँ वॉयलेट एयर का हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वहाँ तो यूज हुआ था वॉयलेट लाइट यानी शाम के लिए, और यहाँ एयर वॉयलेट एयर का मतलब है कि यहाँ जो ये वर्ल्ड वॉर में जो हथियारों का यूज हुआ था, ठीक है, जो गन पाउडर्स का जो यूज हुआ था, ठीक है, तो उससे जो एयर है वो बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुकी है और उसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये कह रहा है कि ये क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स ब्रश जो हो रहे हैं, क्रैक्स एंड रिफॉर्म जो एयर में बस्ट हो रहे हैं, वो कौन सी सिटी है जो कि हमें पहाड़ों के ऊपर से दिखाई दे रही है? फॉलिंग टावर्स। और वहाँ पर क्या हो रहा है, उस सिटी में क्या हो रहा है, टावर्स जो है, बिल्डिंग्स जो बनी हुई है वो गिर रहे हैं, यानी ये वर्ल्ड वॉर का सीन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट। अब कौन सी सिटी की बात है? जेरूशलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन। ये सारी की सारी सिटीज़ की जो पोइट है वो बात कर रहे हैं कि जेरूशलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन, ये सारी की सारी सिटीज़ जो हैं वो अनरियल है। ये हमने पिछले सेक्शन में भी एक बार बात की है अनरियल, जहाँ पर लंदन को अनरियल बताया था पोइट ने। ए वुमन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज किया है पोइट ने, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरिंग लोगों की मनस्थिति कैसी थी वो थोड़ी सी हमें दिखाने की कोशिश की है पोइट ने। सीन में क्या है, एक औरत है जो कि थोड़ी सी नर्वस है, और वो क्या कर रही है, ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट। अपने टाइट किए हुए लॉन्ग काले लंबे काले जो बाल थे उसको खोला, एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स। और जो बालों की जो स्ट्रिंग्स है उन पे कुछ म्यूजिक विस्पर किया, ठीक है, उनको फिडल्ड, फिडल्ड का मतलब होता है जैसे किसी को आप कह सकते हैं कि नर्वसनेस के साथ में टच करना, है ना। तो नर्वसनेस के साथ अपने बालों की जो स्ट्रिंग्स है उनको टच करते हुए कुछ म्यूजिक उसने विस्पर किया, एंड बेड्स। और वहीं पर जहाँ पर ये औरत है, जहाँ पर ये अपने बालों के साथ में कुछ म्यूजिक विस्पर कर रही है, सेम उसी जगह यानी उसी के घर की बात हो रही है आई थिंक, विद बेबी फेसेस बैट्स। बैट्स मतलब होती है बैट्स आप जानते हैं चमगादड़ को कहते हैं। विद बेबी फेसेस इन द वॉयलेट लाइट, उसी वॉयलेट लाइट में वॉयलेट एयर की बात हुई थी। वो युद्ध के दौरान जो पोल्यूशन है उसको इंडिकेट करते हुए वॉयलेट एयर का यूज़ किया था पोइट ने। और यहाँ पर वॉयलेट लाइट मतलब उसी पोल्यूटेड हवा में से, या पोल्यूटेड हवा के कारण जो लाइट है उसका कलर भी वॉयलेट हो चुका है। एंड बैट्स विद द बेबी फेसेस, और वहाँ पर उसके घर में क्या है, कुछ बैट्स हैं जो जिनका फेस है जो बेबी फेस की तरह है, एंड इस वॉयलेट लाइट में विशल्ड, वो क्या कर रही है, सीटी मार रही है, एंड बीट देयर विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ा रही है, बीट देयर विंग्स, एंड क्रोल्ड हेड डाउनवर्ड, और अपना जो हेड है उसको डाउनवर्ड नीचे की साइड जो है वो क्रोल कर रही है डाउन ए ब्लैक एंड वॉल। और वो कहाँ पर चिपकी हुई है, कहाँ पर बैठी हुई है जो बैट्स है वो एक ब्लैक एंड एक काली दीवार पर बैठी हुई है। यहाँ पर काली दीवार का हम निराशा से भी कह सकते हैं कि होप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इन लोगों की, इसलिए यहाँ ब्लैक एंड वॉल जो है यूज़ किया गया है। या हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ युद्ध हुआ था उसके धुएं से, ठीक है, यहाँ पर जो विस्फोट हुए थे, एक्सप्लोजन्स जो हुए थे, उनके धुएं से ये जो दीवारें हैं वो काली हो चुकी है। उन काली दीवारों पे कुछ बैट्स लगी हुई है, कुछ बैट्स बैठी हुई हैं, और वो अपने बेबी लाइक फेसेस को इधर उधर इस दीवार पे क्रोल कर रही है। और यहीं सेम जगह एक इसी घर में एक जो लेडी है वो अपने बालों के वो एक बिल्कुल नर्वसनेस के साथ में टच करते हुए कुछ म्यूजिक विस्पर कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड अपसाइड डाउन इन द एयर वर टावर्स। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो बात करी गई है कि यहाँ पर जो बैट्स है वो उल्टी लगी हुई है ना, ये उल्टी बैठी हुई है, इनका जो सर है वो नीचे की तरफ है, एंड अपसाइड डाउन, और इसी तरह उल्टे हैं इन एयर, हवा में इनकी तरह उल्टे कौन हैं, टावर्स है। मतलब यहाँ पर तो ये बैट्स उल्टी लगी हुई हैं, यहाँ पर ये बैट्स जो बैठी हुई है दीवार पे वो उल्टी है, और इन्हीं की तरह सेम
इन्हीं की तरह हवा में यानी दूर सिटी में जो टावर्स है वो उल्टे हो रहे हैं। मतलब कि टावर्स उल्टे होना मतलब धराशायी हो रहे हैं, आप कह सकते हो कि उनको डैमेज किया जा रहा है। युद्ध में कई टावर्स जो है वो गिर रहे हैं। ठीक है। टॉलिंग रेमिनिसेंट बेल्स, और वो जो टावर्स गिर रहे हैं वो रेमिनिसेंट बेल को जो मेमोरेबल जो बेल्स थी वो उनको टोल कर रहे हैं, बजा रहे हैं। यानी जब वो टावर गिर रहे हैं तो ये जो बेल्स है वो बज रही है, दैट केप्ट द आवर्स। अब यहाँ पर रेमिनिसेंट बेल्स का मतलब आप ये कह सकते हो कि चर्च की घंटी। ठीक है। यानी जो हमें टाइम को बताती थी, दैट केप्ट आवर्स, जो आवर्स को रखती थी, जो टाइम को हमें बताती थी, वो बजती हुई, वो जब ये टावर्स गिर रहे हैं तो वो बज रही है। एंड वॉइसेस सिंगिंग आउट, और जो वॉइसेज है वो सिंगिंग आउट मतलब वो बज रही है, वो आ रही है। एम्प्टी सिस्टर्न्स एंड एग्जॉस्टेड वेल्स। एग्जॉस्टेड वेल्स का मतलब सूखे हुए कुएं आप कह सकते हैं, मतलब वहाँ पर जो कुएं हैं वो सूख चुके हैं। एंड एम्प्टी सिस्टर्न्स, और जो सिस्टर्न्स है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। सिस्टर्न्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो पानी का जो भी सोर्सेज हैं, ठीक है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। चाहे सिस्टर्न्स देख लीजिए आप, चाहे वेल्स देख लीजिए, सारे के सारे जो भी सोर्सेज हैं वो सूख चुके हैं। एंड वॉइसेस सिंगिंग आउट, और इनसे अब वॉइसेस आ रही है, बाहर की तरफ जो वॉइसेस आ रही है वो इन द डिकेड होल्ड अमंग द माउंटेन्स। अब देखिए यहाँ पर बात हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात थी। ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद में अब यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज कर रहे हैं पोइट, और अगले सीन में जो बात होगी वो बात होगी इंडिया की। ठीक है। तो देखते हैं, इन द डिकेड होल अमंग द माउंटेन्स। इस एक डिकेड होल में ये जो माउंटेन्स है यहाँ पर एक डिकेड होल है। इन द फेंट मूनलाइट द ग्रास इज सिंगिंग। इस हल्की मूनलाइट में, धुंधली मूनलाइट में ग्रास है वो सिंग कर रही है। ग्रास इज सिंगिंग का मतलब यहाँ पोइट कहना चाहता है कि यहाँ पर जो ग्रास है, जो घास उगी हुई है वो हरी भरी है। इट मीन्स यहाँ पर पानी है, और पानी हमने पहले ही देखा था, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर वर्ड हो रहा है, यूज हो रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। तो इन द फेंट मूनलाइट, इस फेंट मूनलाइट में यहाँ जो ग्रास है वो सिंग कर रही है, यहाँ वाली जो ग्रास है वो गा रही है, यानी वो खुश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पानी हो। ओवर द ट्रम्बल्ड ग्रेव्स, और ये जो ग्रास है वो कहाँ पर है? ट्रम्बल्ड ग्रेव्स पे है। और कहाँ पर है ये किसी चर्च की बात हो रही है, ट्रम्बल्ड ग्रेव्स। अबाउट द चैपल, अब ये चैपल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। इस चैपल में मतलब यहाँ देखिए डिकेड होल बोला है ना, अमंग द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स में एक होल है। वो होल कौन सा है? चैपल। चैपल का मतलब होता है एक चर्च। ठीक है। तो इस माउंटेन्स में एक चैपल है, एक चर्च है, और वहाँ पर ग्रास सिंगिंग, मतलब वहाँ पर कुछ पानी है। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि इन डिकेड माउंटेन्स में, ठीक है, एक चैपल है, एक चर्च है जहाँ पर पानी है, यानी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी जो है वो जिंदा है। और अब इस चैपल के बारे में बता रहे हैं कि ये चैपल कैसा है। देर इज़ द एम्प्टी चैपल, वो एक खाली चैपल है, एक खाली चर्च है। ओनली द विंड्स होम, जो कि केवल हवा का घर रहा है, यानी यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ये एक खाली चर्च है और केवल हवा का घर बचा हुआ है। इट हैज़ नो विंडोज़, इट हैज़ नो विंडोज़, इसमें कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। एंड द डोर स्विंग्स, और जो डोर है वो स्विंग कर रहे हैं, जो दरवाजे लगे हुए हैं वो स्विंग कर रहे हैं। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन। अब यहाँ पर जो देखिए, पहले चैपल की बात की है, बीच में पहले चैपल के बारे में बताया है, यहाँ से हमने देखा था, है ना, ओवर द ट्रेम्बल्ड ग्रेव्स। इसके बाद में चैपल की बात हो गई थी बीच में, तो इसके आगे अपन चलते हैं वापस। ड्राई बोन्स केम हार्म नो वन, तो ग्रेव्स में जो ड्राई बोन्स है वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती, किसी को वो कुछ कह नहीं सकती, किसी के लिए वो कुछ कर नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर केवल एक ही चीज़ है, ओनली ए कॉक स्टूड ऑन दी रूफ ट्री। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो जो ड्राई बोन्स है वो तो कुछ कर नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पर केवल एक कॉक है, एक मुर्गा है जो रूफ ट्री पे खड़ा होता है।
एंड आवाज़ लगाता है कोकोरिको कोकोरिको, मतलब ये मुर्गे की आवाज़ है। तो यहाँ पर जो ड्राई बोन्स है, जो उन ग्रेव्स में जो बोन्स है, वो तो अब किसी को ना तो नुकसान पहुँचा सकती है, ना किसी को कुछ कह सकती है। यहाँ पर कहने के लिए ये यहाँ पर लोगों को जगाने के लिए केवल एक मुर्गा है जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में खड़ा होकर के आवाज़ लगाता है कोकोरिको कोकोरिको इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। देखिए यहाँ जो सीन है वो चेंज होकर के सीन आ चुका है इंडिया में, ठीक है। तो इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग में द डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन, जो डैम्प गस्ट मतलब एक नम हवा का झोंका आता है। एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग मतलब बिजली चमकती है, उससे फ्लैश होता है, उस फ्लैश के साथ में एक नम मतलब गीली हवा का झोंका, मतलब एक आप कह सकते हैं कि बारिश वाली हवा आती है, ब्रिंगिंग रेन, जो कि रेन को ला रही है। गंगा वो संकन, गंगा संक हो चुकी है। एंड द लिम्प लीव्स, और जो लिम्प लीव्स है, लिम्प लीव्स का मतलब आप कह सकते हो सॉफ्ट पत्तियां, या फिर लिम्प का मतलब सॉफ्ट भी आप कह सकते हैं। तो जो सॉफ्ट पत्तियां हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, वेटेड फॉर रेन, वो रेन के लिए वेट कर रही थी। वाइल द ब्लैक क्लाउड्स, जब काले बादल, गैदर्ड फार डिस्टेंस, जो काले बादल है वो इकट्ठे हुए, फार डिस्टेंट मतलब काफ़ी दूर पर जब इकट्ठे हुए, तो गंगा संक हो गई। लिम्प लीव जो है वो वेट कर रही थी रेन का, और ब्लैक क्लाउड्स है जो हिमवंत यानी हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में एक जगह गैदर्ड होते हैं। द जंगल क्राउज्ड, जंगल क्राउज्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि सिकुड़ जाना थोड़ा सा। हम्प्ड का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा झुक जाना। जंगल थोड़ा सिकुड़ के झुक गया इन द साइलेंस, साइलेंस के साथ में, जंगल में बिल्कुल साइलेंस है। और जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़े से सिकुड़ चुके हैं, पेड़ पत्तियां जो है वो वेट कर रही है रेन का, गंगा है वो संक हो चुकी है। ये सारा का सारा सीन है इंडिया का। और यहाँ पोइट बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बारिश होती है, उस समय ये सीन होता है, और यहाँ पर अब बारिश होने वाली है। और देन स्पोक द थंडर, और अब जो थंडर है वो स्पीक करेगा, थंडर कुछ बोलेगा। यहाँ जो थंडर है वो 3 साउंड निकालेगा, डा डा डा, ठीक है। वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो ये जो 3 साउंड है मैं आपको बता दूं कि उपनिषद से लिए गए हैं, और आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इनको बहुत अच्छे तरीके से आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, और हमारी ये जो पोइम है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक